हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स केवीएस एनवीएस 2025 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसके टियर 1 के लिए हम लोग स्पेशल जो मैराथन चला रहे हैं उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी किए हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जितने भी बच्चे जिन्होंने यहाँ पर में अपना अपना रिस्पांस दे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है आपको बताना है कि मिट्टूर बांध कौन से नदी पर बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक नदी है, ओके, जो कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए, ठीक है, फिर पौंडीचेरी का जो भाग है वो होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर दो इंपॉर्टेंट वाले बांध बनाए गए हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक है आपका मेट्टूर बांध, ठीक है, जो तमिलनाडु में बनाया गया है, और एक है कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज सागर केआरएस बांध, ओके, कृष्णराज सागर बांध। तो कर्नाटक वाले साइड में जहां से ये नदी निकलती है, जिस राज्य से, कर्नाटक वाले साइड में कृष्णराज सागर बांध है, और मेट्टूर बांध तमिलनाडु वाले साइड में। कौन सी नदी हो सकती है ये है कावेरी नदी। प्लीज इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये मेट्टूर बांध है कौन से राज्य के अंदर में, कौन से स्टेट के अंदर में है। तो अगर स्टेट की बात करें आप लोगों से, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है ये है आप लोगों का, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में, ओके, तमिलनाडु में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। तो कावेरी यहाँ पर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं जो जो चीजें आप लोगों से बताऊंगा, क्या आप लोग एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो मेरे साथ में? अगर हाँ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर में इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको, हो सकता है मैं आपसे नदी का नाम बताऊं, आप उसका बांध का नाम बताएंगे उस नदी पर कौन सा है, ठीक है, और उसके राज्य का नाम बताएंगे। ओके, चलो। अगर मैं आपसे कहूं कि सरदार सरोवर डैम, ये क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर डैम बताइए मुझे कौन से नदी पर और कौन से राज्य के अंदर में, सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। अब आपको बता दूं फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध जिस नदी पर है, ठीक है, लेकिन गुजरात में, उसी नदी के ऊपर में, ठीक है, आपको मिलेगा इंदिरा सागर डैम, लेकिन वो है मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के अंदर में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर डैम है, नर्मदा नदी पर, और गुजरात में नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है भाखड़ा नांगल डैम कहां पर में है। तो भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी के ऊपर में, सभी लोग कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम कौन से नदी के ऊपर में बनाया गया है, ये आपसे एग्जाम में के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर में है ये, ठीक है, और सतलुज नदी के ऊपर में ये बना हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। हीराकुंड डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टेहरी बांध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों लिखेंगे आप लोग कहां कहां पर में है, जल्दी से। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों के आंसर्स की उम्मीद है मुझे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है सलल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसीलिए आप लोगों से पूछ सकते हैं। सलल जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के ऊपर में, चेनाब नदी के ऊपर में है सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और उसी के ऊपर में सलल डैम बनाया गया है, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछूंगा लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है मान लीजिए, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। यहां पर में आपका जो है ये हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, ठीक है, जिसको आप लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हो, और 66.5 डिग्री साउथ वाली लाइन जिसको आप अंटार्कटिक सर्कल बोलते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला एरिया है, इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। और यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको टेम्परेट ग्रासलैंड या समशीतोष्ण घास के मैदान बोलते हैं, और अलग अलग इलाकों में इनके अलग अलग नाम है। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इसको बोला जाता है वेल्ड, ये याद रखना है आप लोगों ने,
ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है, समशीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड। और स्टेपी जो है फ्रेंड्स, ये सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल एशिया में पाए जाने वाले समशीतोष्ण घास के मैदान का नाम क्या है, तो आप क्या आंसर लिखाओगे? जल्दी से बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से, जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर, लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ओके, तो स्टेपीज जो है ये आपको याद रखना है, सेंट्रल एशिया के अंदर में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में। अभी टैगा और टुंड्रा कहां पर में? देखिए, टैगा जो है ये बेसिकली एक प्रकार की वनस्पति है जो ये यहां पर में आपको मिलती है, ठीक है, एक विशेष प्रकार की वनस्पति जो आपको 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में यहां पर में जो वनस्पति मिलती है, घास नहीं है, पूरी वनस्पति का जो प्रकार है, ठीक है, उसको टैगा कहा जाता है, ठीक है, स्पेशली रशिया, साइबेरिया वगैरह वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर में। और टुंड्रा जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का कहां पर में? ये नॉर्थ पोल के पास में जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है टुंड्रा, इसको टुंड्रा कहा जाता है। ओके, नॉर्थ पोल के पास वाली। तो नॉर्थ पोल में जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल में जो वनस्पति पाई जाती है नॉर्थ पोल के पास में, उसको बोला जाता है टुंड्रा। और 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो पाई जाती है उसको कहा जाता है टैगा। और ये नॉर्थ पोल मतलब 90 डिग्री वाला, ठीक है, ज्यादा पोल के पास में जो है उनको टुंड्रा, और थोड़ा सा पोल से थोड़ा नीचे में 50 से 70 डिग्री तक टैगा। टैगा को जो है इसका मतलब होता है अनछुआ, जिसको टच ना किया, और रशियन भाषा का शब्द है ये। समझ में आया गया ये चीज आपको? ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाता रहूं तो आप सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों को यहां पर मैं बताना है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट जो गैप है, मैं आप लोगों को चलिए हिंट देता हूं। पालघाट गैप जो है बहुत ही फेमस है, ये पश्चिमी घाट जो है ना हमारा, ये वाला हिस्सा वहां पर में मौजूद है। चलिए, अब मैंने एक हिंट आप लोगों को दे दिया कि ये वेस्टर्न घाट के पास में है, वेस्टर्न घाट में है पालघाट गैप। तो ये सिक्किम और पंजाब, पश्चिम बंगाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, आप एटलीस्ट क्रिटिकल रीजनिंग तो डेवलप करो आप थोड़ी थोड़ी अपनी, ठीक है, थोड़ा सा डेवलप तो करो आप लोग, एक एक ऑप्शन से तो एलिमिनेट करना सीखो कम से कम, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए जब मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न घाट के पास में है ये। अब बात आती है कि ये क्या महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है या केरल और तमिलनाडु के बीच में? तो फ्रेंड्स यहां पर मैं केरल से तमिलनाडु के बीच में जाने के लिए यहाँ एक गैप है, मतलब कि गैप इन द सेंस पहाड़ों की जो श्रृंखला है उसके बीच में थोड़ा सा एक गैप है पहाड़ों के बीच में, ठीक है, जहां से आना जाना किया जा सकता है। तो ये पालघाट गैप केरल और तमिलनाडु के बीच में है, ऐसा आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो ये इधर में आप लोगों को पालघाट गैप मिलेगा, ठीक है, पालघाट गैप, ठीक है, केरल से तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, पश्चिमी घाट के अंदर में मौजूद है ये। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, ताकि ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए करवाए जा सके। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण उनके संविधान, ठीक है, में दी गई योजना पर आधारित था, ठीक है। यहां पर में देखिए पहली बार हमारे भारत के अंदर में ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों के समय में ही, ठीक है, जो भारत में केंद्र सरकार थी, मतलब कि अंग्रेजों की जो पूरी जो भारत के ऊपर में कंट्रोल करती थी वो, और भारत में अलग अलग प्रांत हुआ करते थे उस समय में। एक यूनाइटेड प्रोविंस था, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत था, बंगाल प्रांत था, असम प्रांत था, मध्य प्रांत, ठीक है, मद्रास प्रांत, बॉम्बे प्रांत, इस तरीके से अलग अलग प्रांत हुआ करते थे जिनको प्रोविंसेस, जैसे आज हम स्टेट बोलते हैं ना, वैसे बहुत अलग प्रकार का नक्शा था, ठीक है, प्रांतों का, ठीक है। तो ये प्रांतों को, और प्रांतों को कुछ शक्तियां दी गई, केंद्र सरकार, ठीक है, या फिर जो यूनियन है भारत का यूनियन, और राज्यों के बीच में पहली बार शक्तियों का वितरण किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, ठीक है। तो पहली बार जो शक्तियों का वितरण किया गया, ये कौन से एक्ट के तहत किया गया था ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को यहां पर में हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसने क्या किया, प्रांतों को सबसे पहली चीज तो ऑटोनॉमी दे दी, मतलब प्रांतों को थोड़ी सी स्वायत्तता, आधी आजादी आप बोल सकते हो, दे दी थी, ऑटोनॉमी।
इसमें क्या किया गया, कुछ ऐसे विषय थे जो राज्यों को या प्रांतों को दे दिए गए, अलग अलग प्रांतों को, और बोला गया कि ये आपके काम है और केंद्र इसके अंदर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। छोटे मोटे काम थे, ठीक है, वो काम उनको दे दिए गए। ठीक है, तो कुछ काम, ठीक है, केंद्र ने अपने काम जो है वो राज्यों को दे दिए और बोला कि राज्य आपके काम है ये और आपको करने हैं। तो काम का बंटवारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, मतलब कोई कोई कानून बनाकर, ठीक है, काम का बंटवारा जो किया गया था वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जरिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ये वाली लाइन आएगी, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये लिख दीजिए यहां पर में, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता इसको कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब जो ये प्रांत मैंने आपको बताया ना, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार प्रांत, फिर बिहार एंड उड़ीसा, बाद में उड़ीसा अलग हो गया था, ठीक है, बंगाल प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है, ये जो प्रांत थे इनको तो ऑटोनॉमी दी गई, स्वायत्तता कौन से कानून के तहत दी गई थी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। प्रोविंश, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला जाता है इसको, प्रांतीय स्वायत्तता कौन से एक्ट के तहत दी गई थी, जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ गए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल आप लोगों की बड़ी वाली करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास है आप लोगों की कल, जिसके अंदर में मैं आप लोगों को अगस्त से लेकर, ठीक है, मिड नवंबर, ठीक है, मिड नवंबर तक के सारे करंट अफेयर, 3.5 महीने के पूरे करंट अफेयर्स आपको करवाने वाला हूं। तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, नाउ प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि भारत के हमारे जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए यहां पर में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो पहली हुई थी 1930 में, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था भाई? भारत के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया गया, ब्रिटेन के, ठीक है, प्रतिनिधि थे कुछ, और उन लोगों ने मिलकर बातचीत की ताकि कुछ सॉल्यूशन बीच का रास्ता निकल सके। भारत के लिए क्या अब नए संवैधानिक संशोधन करने हैं या भारत में कौन सा अब कानून लाना है उसके बारे में बात कर सके। उसी के तहत बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ठीक है। और दूसरी वाली जो हुई थी, ठीक है, वो 1931 के अंदर में हुई, ठीक है। थर्ड वाली जो हुई थी वो हुई थी 1932 में, ठीक है। तो पहली जो गोलमेज सम्मेलन हुई उसके समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। गवर्नर जनरल बोलो या फिर ये गवर्नर जनरल का पद जो है अब उसको वायसराय बोल दिया गया था, वायसराय बोलते थे अब उनको, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जामिनर जो है वो गवर्नर जनरल लिख देता है वहां पर में, उसके लिए कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन गवर्नर जनरल को ही वायसराय का नाम दे दिया गया था। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन थे उस समय में भारत के वायसराय, ठीक है। कितने लोगों ने सही आंसर किया जल्दी से बता देंगे हाथ ऊपर करके मुझे, जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूं मैं, ठीक है, तो आप जो है सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे। जितने ज्यादा बच्चे जो है अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर देंगे उतना ज्यादा क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। ओके, और हाँ आज बता दूं आप लोगों को कि कल जैसे बहुत सारे बच्चों ने कल रात में 12 बजे तक भी उन लोगों ने ट्राई किया, उनके स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर में हम लोगों ने उसको जो केवीएस 1000 जो कूपन कोड है उसको एक्सटेंड कर दिया है। जिन भी बच्चों को दिख रहा होगा वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आपको बताना है कि कालक्रम के अनुसार, ठीक है, 13 से 15 सेंचुरी के बीच में दिल्ली के शासकों का सही क्रम आपको बताना है। सैयद, तुगलक, तुर्की, खलजी। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड, सबसे पहले गुलाम वंश आया था भारत में, ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश जिसको स्लेव डायनेस्टी भी आप लोग बोलते हो। अभी जो स्लेव डायनेस्टी है उसके बाद में या गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? इसके बाद में आया था खिलजी वंश, ठीक है, जिसको खलजी या खिलजी दोनों तरीके से बोला जाता है, ठीक है, खलजी वंश या खिलजी वंश। उसके बाद में आया था तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश। उसके बाद में आया था सैयद, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आया था लोधी वंश, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर में लगा दीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर में तो कहीं पे भी जो है गुलाम वंश दिया नहीं है। तो ये जो गुलाम वंश है ना,
ये सबसे शुरुआती तुर्क वंश था, इसी वजह से इसको तुर्किश डायनेस्टी भी बोला जाता है, तुर्किश डायनेस्टी। इलबरी तुर्क भी बोला जाता है इन लोगों को, ठीक है, तुर्क डायनेस्टी या तुर्किश डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको, गुलाम वंश को ही। चलिए, तो अब आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश या तुर्किश जो डायनेस्टी है, तुर्क जो, क्योंकि तुर्क ओरिजिन के थे वो लोग, इसी वजह से तो तुर्किश डायनेस्टी पहले। उसके बाद में खिलजी वंश, ठीक है, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। ठीक है, लोधी दिया ही नहीं है यहां पर में, कोई बात नहीं। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने आंसर लगाना था इसको। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। सबसे आखिरी वाला वंश कौन सा था और सबसे पहला वाला वंश कौन सा था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा, मुझे चलिए एक बात बताइए यहाँ पर में, इन 5 राजवंशों में से 1 2 3 4 5, इनमें से सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया और सबसे कम समय तक किसने शासन किया, क्या आप मुझे बता सकते हो? ये सबसे कम और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? ठीक है, तो खिलजी वंश जो है इसने केवल 30 साल तक शासन किया है, खिलजी वंश ने केवल 30 साल तक। और वही तुगलक वंश की बात करेंगे अपन तो 94 ईयर्स तक, सबसे लंबे समय तक शासन किया है। तो ये भी याद रख लीजिए आप लोग, सबसे कम और सबसे ज्यादा समय तक शासन कौन से राजवंश ने किया है। नाउ अब आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को पता ही है कि केवीएस एनवीएस टीयर 1 जो है उसमें 5 लाख प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मतलब क्वालिटी चीजें, प्लस एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आपका सिलेक्शन जो है उसको एंश्योर करने के लिए हर वो संभव चीज, हर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आप सभी के सभी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेन चीज क्या है यहाँ पर में, आप लोगों को 5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर में हर एक चीज इसमें जोड़ी जा रही है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि आप आगे रहे। ठीक है, इसी वजह से जो है आप लोगों के लिए जो भी जितना भी संभव हो सकता था उतना कम करके हम लोगों ने यहाँ पर में रखा हुआ है। और जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर इस तरीके से पढ़ाई कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है आप लोगों का। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट देन प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक है, चलिए वन लाइनर में भी दे दीजिए सर प्लीज। तो किसी ने बच्चे ने बोला है कि वन लाइनर, तो कितने बच्चे चाहते हैं वन लाइनर में दूं? मेरे पास में जो है करीब करीब 70,000 के करीब वन लाइनर्स है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर में 1000 यहाँ क्रॉस कर जाते तो मैं पक्का इसका आप लोगों को वन लाइनर के अंदर में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कोर्स में भी दे दूंगा और ऐप के अंदर में भी। तो जल्दी से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपकी आंसर राइटिंग हम लोग देखिए यहाँ पर में एआई की मदद से करवा रहे हैं। ठीक है, जहां पर में हर एक चीज आपका वो नोट रखेगा। और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत खर्च आया है। ठीक है, और इसको मेंटेन रखने में भी बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो इसी वजह से टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा जहां आपकी प्रिपरेशन बनती है सिलेक्शन। तो आप सभी के सभी लोग जो है फ्रेंड्स, आज इसको हमने एक्सटेंड किया है। आज के लिए जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं केवीएस 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, आपको 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, ये बताना है आप लोगों ने। टीयर 1 में नहीं आएगा ब्रिजेश सरोज, वो स्टेटमेंट वाला, वो टीयर 2 में आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम, देखो प्रथम अगर महिला अध्यक्षा कौन थी ये बोलता, केवल प्रथम महिला अगर ये बोला होता, ठीक है, तो आंसर होता एनी बेजेंट, एनी बेजेंट। लेकिन यहां पर मैं अगर इसने ये बोला है आप लोगों से कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मतलब भारतीय को भी जोड़ दिया उसने, पहली भारतीय महिला, ठीक है, तो वो थी सरोजनी नायडू। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं आप लोग समझिए। ठीक है, 1917 में, ठीक है, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर में पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी थी जिसका नाम था एनी बेजेंट। ठीक है, 1925 के अंदर में, ठीक है, कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कानपुर के अंदर में, ठीक है, इसमें बनी थी सरोजनी नायडू। 1933 के अंदर में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसके अंदर में बनी थी नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन, ठीक है, गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये 3 महिलाएं थी जो कि आजादी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, उसमें से पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। ऐसे आप लोगों ने याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कही गई है? देखिए, हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है।
ठीक है, 12 शेड्यूल्स। ये शेड्यूल्स का मतलब कुछ और नहीं होता है, एक्चुअली ये लिस्ट होती है, ठीक है, जो संविधान के लास्ट में जोड़ी गई है। तो ऐसी ही हमारे भारत के संविधान की चौथे नंबर की लिस्ट जो है, उसमें अलग अलग राज्यों की, ठीक है, अलग अलग राज्यों की एक सूची बनाई गई है कि कौन से राज्य को कितने राज्यसभा में सीटें मिलेंगी। ठीक है, उसकी पूरी लिस्टिंग दी गई है। ओके, कि यूपी को कितनी मिलेंगी, बिहार के अंदर में कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, कितने लोग राजस्थान से जाएंगे, कितने महाराष्ट्र से जाएंगे। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बता देंगे। तो राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा वो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, पहली वाली जो अनुसूची है हमारी, उसके अंदर में भारत के राज्यों के नाम की लिस्ट दी गई है। भारत के राज्यों के नाम, ठीक है, नेम जो है उनकी लिस्ट दी गई है पूरी की पूरी। सेकंड वाली के अंदर में बोला गया है कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, मतलब सैलरीज एंड एम्यूलमेंट्स जो है, ठीक है, वेतन और भत्ते, वो सेकंड वाली इसके अंदर में दी गई है, उसकी लिस्ट दी गई है। थर्ड वाले के अंदर में कि कौन कौन सी शपथ लेगा उसकी लिस्ट दी गई है। जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी शपथ का पैटर्न क्या, फॉर्मेट क्या होगा। राष्ट्रपति बनता है तो वो कौन सी शपथ लेगा। अगर कोई चीफ जस्टिस बनता है तो वो कौन सी शपथ लेगा, कोई मंत्री बनता है तो कौन सी शपथ लेगा। इस तरीके से शपथ जो है उसकी लिस्ट दी गई है तीसरे वाले के अंदर में। तो पहले वाले के अंदर में नाम की लिस्ट दी गई है, ठीक है, स्टेट के नामों की सूची दी गई है। दूसरे वाले के अंदर में जो है फ्रेंड्स सैलरीज बोली गई है कि किसकी कितनी सैलरी रहेंगी। तीसरे वाले के अंदर में ओथ एंड अफर्मेशन दिया गया है, ठीक है, शपथ। और चौथी वाली के अंदर में राज्यसभा के अंदर में सीटों का बंटवारा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है, सीटों का कितनी कितनी सीटें रहेगी वो दिया गया है। ठीक है, चलिए चलिए, झारखंड से है कुछ लोग, बिहार, ठीक है, बहुत बढ़िया, यूपी, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अलग अलग राज्य से बहुत सारे बच्चे। चलिए गुड, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे। सारी पूरी लिस्ट हम लोग एक बार देखेंगे और हर एक लिस्ट के ऊपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर में सेशन बनाया हुआ भी है, आप इसको सर्च कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से भी पढ़ा दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। नाउ 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत की जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है, जनसंख्या घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत के जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहां पर में हो जाएगा 382। अब देखिए यहां पर में जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि हर जो है आपका 1 किलोमीटर के डब्बे में, अगर हम 1 किलोमीटर का डब्बा अज्यूम करें, ठीक है, एरिया अज्यूम करें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का इस तरीके से, तो ऑन एन एवरेज इसमें कितने लोग रहते होंगे। तो पूरे भारत का जो एरिया है, ठीक है, और भारत की पूरी जो जनसंख्या है उसको हम इस तरीके से एक विजुअलाइजेशन दे, या फिर इस तरीके से विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो हर 1 किलोमीटर के डब्बे में कितने लोग आएंगे, तो उसी को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 382 पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, या फिर आप बोल सकते हो कि हर 1 किलोमीटर के डब्बे के अंदर में सबसे ज्यादा लोग कहां पर में है, तो बिहार में है। ठीक है, बिहार के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने कि 1106 जो है हर 1 किलोमीटर के डब्बे में 1106 जो है लोग रहते हैं। ठीक है, बिहार के अंदर में। और सबसे कम अगर कहीं पे है तो वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो आप लोगों को इस चीज को याद रखना है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लोवेस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये कहां पर में है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में।
ठीक है, 1106। और अगर आप लोगों से बोल दिया जाए लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आप लोगों की कहां पर में है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 है। हर एक स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग। इतना बड़ा एरिया है लेकिन लोग कम है। तो ये आप लोग इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, चलो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। देखिए, पाल वंश के शासक जो थे, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बिहार में। मुझे बताइए जल्दी से कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के कौन से जो है जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेगा? बिहार का कौन सा जिला है जहां पर मैं आप लोगों को विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेंगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के भागलपुर के अंदर में देखने के लिए मिलती है, भागलपुर। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में है। धर्मपाल नाम के जो शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, अगर आपसे नालंदा पूछ लिया जाए कि नालंदा की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग आंसर क्या करोगे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जल्दी बताइए। और कल आप लोगों का जो है फ्रेंड्स करंट अफेयर का एक बड़ा सेशन है, जिसके अंदर में हम लोग सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप सभी के सभी लोग जो है करंट अफेयर्स के अंदर में कल जरूर जुड़ेंगे, जिसमें सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। कुमार गुप्त वन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त वन नाम था। ठीक है, कुमार गुप्त वन, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। नाउ, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वर्धमान महावीर का, देखिए वर्धमान महावीर जो है ये जैन धर्म के, ठीक है, 24वें तीर्थंकार है, 24th तीर्थंकार, 24वें और आखिरी तीर्थंकार इस युग के। ठीक है, तो वर्धमान महावीर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? गया में, कुंडाग्राम में, कपिल वस्तु में, ठीक है, या फिर पाटलिपुत्र में? तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कुंडाग्राम के अंदर में इनका जन्म हुआ था, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो वर्धमान महावीर, ठीक है, 24वें तीर्थंकार, इनका सिंबल क्या है? लायन है, सिंह। हर एक तीर्थंकार का एक सिंबल होता है। तो ये जो तीर्थंकार है, आखिरी तीर्थंकार वर्धमान महावीर, इनका चिन्ह है सिंह। कुंडाग्राम के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। नाउ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड के ऊपर में, और बहुत सारे बच्चे जो है कल कंजेक्शन के कारण बहुत सारा जो ट्रैफिक आ गया था, उसकी वजह से जो लोग नहीं ले पाए, ठीक है, उन लोगों के लिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग जो है KVS 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, और आज के लिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। कल रात में कई सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर जो है कॉल बहुत ज्यादा बिजी आ रहे हैं, मैसेजेस बहुत ज्यादा बिजी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो आज के लिए भी हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप Tier 1 + 2, ठीक है, Tier 1 + 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, इसके अंदर में आप लोग इसको एनरोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, हमारे जैनिज्म के अंदर में कितने तीर्थंकार हुए? टोटल 24 तीर्थंकार हुए, ये आप लोगों ने याद रखना है, 24 तीर्थंकार। पहले तीर्थंकार का नाम था ऋषभ देव, इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। ऋषभ देव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये आप बता देंगे जल्दी से कमेंट करके। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे सेशंस लेकर आ सके हम लोग। चलिए, गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है, और कौन से नदी पर बना हुआ है, वो भी आप बता देंगे, और कौन से राज्य में है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर अगर आप कर पा रहे हो तो ही 1 नंबर आप जोड़िएगा अपना। मजूली आइलैंड जो है ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। कौन से नदी पर बना है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके ऊपर में बना हुआ है। इसके अलावा ये कौन से राज्य में है? तो असम राज्य के अंदर में है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके, चलिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड। मजूली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर पर मौजूद आइलैंड। ठीक है, अब बताइए आप लोग, श्रव्य ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर क्या है? मतलब ऐसी ऑडिबल रेंज, ठीक है, साउंड की जो आप सुन सकते हो, अगर इसके ऊपर या नीचे हुई तो आप लोग सुन नहीं पाओगे फिर।
बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं श्रव्य ध्वनि तरंगों की बात करूं, यहां पर मैं जो ध्वनि तरंगे आप लोग सुन सकते हो, ठीक है, वो रेंज बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर इससे इस फ्रीक्वेंसी से कम होती है या इससे ज्यादा होती है तो आवाज आएगी नहीं, ठीक है, या सुनाई नहीं देंगी बेसिकली। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर है ध्वनि, तो ही हम इसे सुन सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसको नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसको आप ऑडिबल साउंड बोलते हो, ठीक है, सुनने योग्य फ्रीक्वेंसी वाली साउंड। तो अगर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, ठीक है, तो हम लोग इसको सुन लेंगे, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो इसको इंफ्रा साउंड बोला जाता है, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो उसको अल्ट्रा साउंड बोला जाता है। आप लोगों ने एक चीज सुनी होंगी कि जैसे सोनोग्राफी वगैरह आप करवाने जाते हो या कोई और चीज, तो अल्ट्रासाउंड बोलता है कई बार, पहले के जमाने पहले होता था, अभी MRI से पहले अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा फेमस था, तो कम करवाते रहे लोग। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है ना, कि इसके अंदर में जो है आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, उनको रिलीज किया जाता था। वो टकरा कर वापस जो आती थी उससे एक इमेज तैयार होती थी पेट के अंदर में, या अलग अलग जो है इसमें जो है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट कहीं कुछ फंस गया, कई बार होता था ना कि कुछ रह गया पेट में या गांठ पड़ गई है, उसके बारे में पता लगाना है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह से आप लगाते थे। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या करता था, एक हाई फ्रीक्वेंसी की, मतलब अब देखो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा नहीं कि तेज, ठीक है, वो उसकी इंटेंसिटी हो जाती, तेज बोल रहे हो वो वाला नहीं है यहाँ पर, वो डेसिबल के अंदर में गिनेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं बात आ रही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा ऊंची साउंड, ऐसा नहीं होता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलिए, तो साउंड की तीव्रता अगर जाननी है आप लोगों ने, तो वो आप जानते हो डेसिबल के अंदर में, ओके, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, जो वेव्स होती है वो कितना ऊपर नीचे हो रही है, ओके, उसको बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों को लगेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसके ऊपर में सबसे अधिक होता होगा पानी का घनत्व, लेकिन नहीं। पानी का घनत्व जो है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पानी की डेंसिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक्स एंड शेयर। जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे, ये पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित। तो बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग सभी लोग याद रखेंगे, ओके। तो पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में सबसे अधिक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों का, ठीक है। नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। आप खाना खाते हो, ठीक है, उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है, फिर उसके बाद में वो जो है जो खाना है वो आपके सेल्स में जाता है, उससे एनर्जी बनती है। ये पूरा जो मेटाबॉलिज्म का, चयापचय की जो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म, कौन इसको रेगुलेट करता है? देखिए, जो ये पैराथॉर्मोन है ना, इसको पैराथायराइड हार्मोन भी बोला जाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर में कैल्शियम लेवल जो है उसको मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम जो है पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन भी इसको बोला जाता है। पैराथॉर्मोन इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर में जो है मेटाबॉलिज्म जो रेट है, मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर में कितने तेजी से ऑक्सीजन और फूड का रिएक्शन होगा, ठीक है, और कितने तेजी से एनर्जी रिलीज होंगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके थायरोक्सिन के ऊपर में। आप लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया है क्या कि कई बार ऐसा होगा कि आपने खाना खाया है, बहुत ज्यादा पौष्टिक खाना भी खा लिया, लेकिन एनर्जी एनर्जी जैसी नहीं लग रही, आपको सुस्त सुस्त टाइप का लग रहा है। अब आप मान लीजिए कि आप जो है जो एनर्जी की कमी है वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर में जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम नहीं होंगी, ठीक से काम नहीं करेंगी, और आपने जो खाना खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, और आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, आपके बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब जो खाना खाया उसके एनर्जी तक कन्वर्ट होने तक जो उसके साथ में रहता है वो है थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन।
ओके, तो ये आप लोग प्लीज याद रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ये। ओके, अच्छा, प्रोलैक्टिन जो ये है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम में आता है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड जो होता है, जो फीमेल होती है, उनमें जब बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट होता है, और ये मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है। जो भी चाहे ह्यूमन हो चाहे और कोई भी एनिमल्स हो, उनकी जो फीमेल होती है उसके अंदर में प्रोलैक्टिन ये मिल्क प्रोडक्शन के काम में आता है। मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो सोमाटोट्रोपिन जो हार्मोन है, ठीक है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये होता है आपका, और आपके जो टिश्यूज वगैरह बढ़ते हैं, बॉडी ग्रोथ होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हो आप लोग। ये बॉडी, बोन्स, टिश्यूज, इसकी ग्रोथ के अंदर में काम आता है आप लोगों के, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी। एक आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं लिस्ट दे रहा हूं, इस लिस्ट को जो है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है ये कौन करता है? थायरोक्सिन करता है एक्टिविटी, ओके। थायरोक्सिन लिख दो सभी लोग। मेटाबॉलिज्म या फिर चयापचय, या जो खाना खा रहे हो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है, थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। हिंदी में भी आपको चाहिए तो पूरा हिंदी में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? दो तरीके के श्वसन होते हैं, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में क्या होता है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है आपका जो भी आपने खाना खाया, जो ग्लूकोज है, उसको एनर्जी में बदलने के लिए। लेकिन एनएरोबिक जो एनएरोबिक जो बेसिकली रेस्पिरेशन है, इसके अंदर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल एरो रेस्पिरेशन के अंदर में, कि आपने सांस आप मतलब एनर्जी, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा गया है, ऑक्सीजन की मदद से उसको कन्वर्ट किया गया है एनर्जी के अंदर में, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। अगर विदाउट ऑक्सीजन जो है यहाँ पर में ऑक्सीजन नहीं है, और उसके उसके बिना ही जो है आप एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको एन एरोबिक, ठीक है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है, अवायवीय श्वसन। तो विदाउट ऑक्सीजन एनॉक्सी या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। विदाउट ऑक्सीजन होता है ये, विदाउट ऑक्सीजन। अब ये विदाउट ऑक्सीजन होता क्यों है सर? ऑक्सीजन जब इतना सारा मौजूद है तो क्यों होता है? आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, आपके पैर के अंदर में क्लैम्प्स आ जाते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है क्या? पैर के अंदर में क्लैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर में थोड़े समय के लिए आपकी बॉडी, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत है, तो वो क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। मतलब वहां पर भी जो खाना जो एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का, वो बिना ऑक्सीजन के होने लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर में एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर ग्लूकोज है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, बिना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इथिल अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों का जो है एक तरीके से आप लोगों का इथिल अल्कोहल जो है, अगर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा ही कमी है, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड भी बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि इथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो रिलीज हो ही रहा है, ठीक है, इथिल अल्कोहल यहां पर में क्रिएट होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इथिल अल्कोहल, ओके। तो आंसर इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन का आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ इसका क्लासिफिकेशन जो आपको दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में। अगर आप लोग कहोगे तो इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम पूरा इसके अंदर एक बड़ा वाला सेशन जो है इसमें लगा देंगे आप लोगों के लिए। एक विटामिन जिसको अपनी गतिविधियों के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वो कौन सा विटामिन है? मतलब बिना कोबाल्ट के वो काम ही नहीं कर सकता।
आप लोगों ने वो गाना सुना है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, एक ऐसा विटामिन है कि काम करने के लिए तेरी कसम, कोबाल्ट जरूरी है सनम। ठीक है, तो एक ऐसा विटामिन जो बिना कोबाल्ट के काम ही नहीं करता। ठीक है, कोबाल्ट रहेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। और वो विटामिन है विटामिन, ठीक है, B12। ठीक है, इसका नाम ही है कोबालामिन। इसको इसको कोबालामिन ही बोला जाता है, कोबाल। ठीक है, वो एक और सॉन्ग था इसके अंदर में, ठीक है, रांझा रांझा कर दी हुई मैं आपे रांझा हो, मतलब इतना बार रांझा रांझा नाम लिया कि मैं खुद रांझा हो गई। ठीक है, वैसे ये इतना कोबाल्ट कोबाल्ट करता है कि इसका नाम ही कोबालामिन रख दिया गया है। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम है कोबालामिन, कोबालामिन। ठीक है, साइनो कोबालामिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कोबालामिन या फिर साइनो कोबालामिन इसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, कोबालामिन या साइनो कोबालामिन विटामिन B12 को, और ये कोबाल्ट के बिना काम नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, तो कोबालामिन। अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों से ना यहाँ पर में ये पूछा जाता है साइंटिफिक नेम्स क्या है करके, अलग अलग इसके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है कि कौन से विटामिन को साइंटिफिकली किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हो आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, उसके बाद में विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। ये आपको चावल की जो परत होती है ना, चावल जो होता है, अगर आपने उसको पॉलिश कर दिया तो उसके जो ऊपर की परत निकल जाती है, उससे थायमिन कम हो जाता है। और थायमिन की कमी की वजह से बेरी बेरी नामक जो रोग है वो आपको हो सकता है, कि बेरी बेरी नामक रोग। ठीक है, इसके बाद में जो है राइबोफ्लेविन जो है, ये एक रोग है राइबोफ्लेविन, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, उसके बाद में एक जो है राइबोफ्लेविन हो गया, B2, B3 हो गया नियासिन, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है, नियासिन के नाम से। ठीक है, 5 को पेंटोथिनिक एसिड बोलते हैं, पेंटोथिनिक एसिड। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स साइनोकोबालामिन, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को बोलते हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, विटामिन D को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन E को टेकोफेरोल के नाम से। और विटामिन K जो आपके खून के थक्के जमने के काम आता है, अगर मान लो कट लग गया आपको तो खून जो निकल रहा है, ठीक है, तो वहां पर में खून जम जाए उसके लिए, ठीक है, फिलोक्विनाइन जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, फिलोक्विनाइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में आपसे आ सकता है। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मिल जाएंगी। देखिए 2025 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का विजेता कौन बना है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आ सकता है आप लोगों को। और कल मैं आप लोगों को सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो बी रेडी। ठीक है, ओके। तो प्रो कबड्डी लीग का जो 12वें नंबर का सीजन था, इसका विजेता कौन रहा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए अक्टूबर 2025 के अंदर में फ्रेंड्स, जो प्रो कबड्डी लीग का 12वें नंबर का सीजन हुआ है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली के अंदर में आयोजित हुआ था। ठीक है, त्यागराज इंडोर इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर में। तो दबंग दिल्ली जो है यहाँ पर में, दबंग दिल्ली, ठीक है, इसने ये जीता है। और किसको हराया है, रनर अप कौन रहा है, पुनेरी पल्टन, रनर अप। ओके, रनर अप जिसको हराया है। तो दोनों ही पॉइंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दबंग दिल्ली ने जीता है, विनर है ये। और रनर अप कौन है, तो पुनेरी पल्टन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। दबंग दिल्ली जीता, पुनेरी पल्टन रनर अप रहा, पुनेरी पल्टन को हरा के जीता है। ठीक है, ना फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, प्रीमियम कंटेंट प्लस 5 लाख प्लस क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर में सॉल्व करें, ठीक है, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में टीयर 1 का जो कोर्स है आपका, उसमें आप जुड़ सकते हो। डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर में 1000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा KVS 1000 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर। ठीक है, अगर आप टीयर 1 प्लस टीयर 2 लेना चाहते हो और इंटरव्यू गाइडेंस भी साथ में लेना चाहते हो, ठीक है, तो 1799 में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 1000 रुपीज ऑफ करके। और आप टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस, ठीक है, और TGT के साथ में लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर में भी 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, आपके मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर देता हूँ नंबर, 7611101101 इस नंबर पे, या 96978888
444 इस नंबर पे आप या तो कॉल कर लीजिए, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। या सिंपल सा बात है, आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर में भी आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। नीचे में लिंक्स भी दी गई है। और हाँ, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स OMR शीट्स भी प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है। OMR शीट आप लोगों के लिए डाल दी गई है KVS बाय टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे। पेड वाले बच्चों को तो ऐप में ही डाल दिया है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर देते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद में आप लोग टीचिंग परीक्षा के जो टेलीग्राम ग्रुप है KVS बाय टीचिंग परीक्षा, उससे भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कल आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, उसके लिए भी आप लोगों ने सभी ने तैयार रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं बने हुए हैं, BPSC, TRE, DSSB, CTET। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप BPSC AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।